सावली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें। ये जो आपको दिख रहा है विद्यार्थियों, यह क्लास 10th का है। 30 तारीख को हम टेस्ट लिए हैं इसका, ठीक है ना। और आज है 31 तारीख। 10th क्लास का टेस्ट लिए हैं 50 नंबर का, 49 नंबर का टेस्ट लिए हैं, जिसमें से 1 नंबर हैंड राइटिंग के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब है। दो 2027 में जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप तैयारी कीजिए। मेरे चैनल से बहुत अच्छा आपका तैयारी हम करवा देंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं। और जैसे गाइड करते हैं अपने ऑफलाइन बच्चों को, वैसे ही हम आपको भी करेंगे, ठीक है ना। हूबहू जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वही यूट्यूब पर हम पढ़ाते हैं, यानी क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, ठीक है ना। पूरा 2027 के लिए है। चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। प्रश्न करा है, गणतंत्र या प्रजातंत्र किस क्रांति की देन है। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी रूस, सी फ्रांस, डी अमेरिका। बताइए चारों में से कौन होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। आप बताइए, ठीक है ना, हम नहीं बताएंगे। दूसरा प्रश्न करा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर बताइए। सही जवाब महात्मा गांधी, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न करा है कि रियो डी जेनेरो शहर किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। आंसर बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील होगा। कह चौथा कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। बताइए आंसर। सी, आंसर का होगा सी तृतीय होगा, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी यानी प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश और किरण पुंज दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर कर रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसरित प्रकाश पुंज, बी समानांतर प्रकाश पुंज, सी अपसरित प्रकाश पुंज, डी इनमें से सभी। सही जवाब बताइए। आंसर होगा बी समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। 7 नंबर करा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए कौंठोपनिषद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी ईशावास्य उपनिषद से, डी श्वेत उपनिषद से। श्वेतारो उपनिषद से। बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है ना। अगला प्रश्न करा है कि यथा स्यंद मानः समुद्र। ऑप्शन ए बिहाय, सी समुद्र, डी नभ, सी नभ, डी नग। बताइए। आंसर का सी नग, ठीक है ना। 9 नंबर कराए कह महतो महियान अस्ति। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। आंसर बताइए।
ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या, ठीक है ना। ओके। 10 नंबर करा है कि वकीफ शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, बी घटना, सी परिचित, डी क्रूर। आंसर बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी परिचित होगा, ठीक है ना। 11 नंबर करें कि नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। आंसर बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 1961। 12 नंबर कराई खोखा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए तमिल, बी भोजपुरी, सी बांग्ला, डी हिंदी। आंसर होगा सी बांग्ला, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न करें कि मूक नायक क्या है। ऑप्शन नंबर ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। बताइए। बी पत्रिका है, ठीक है ना। मूक नायक क्या है, पत्रिका है। 14वां प्रश्न करें कौवे की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया। ऑप्शन है कबूतर, बी हंस, सी बतख, डी मछली। आंसर होगा बी हंस, ठीक है ना। कह रहा है 15 नंबर की सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रासा। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। 16 के कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। 17 नंबर कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमनोव। आंसर बताओ। किस वंश का सम्राट था 1789 के, किस वंश का शासक था। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ठीक है ना। 18वां करा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए ट्रांसपेडेंट संघ, बी सिसेलपाइन संघ, सी राइन संघ, डी में से किसी की नहीं। बताओ दोस्त कौन सा आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ, ठीक है ना, राइन संघ। 19 नंबर कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1815 में, बी 1816 में, सी 1715 में, डी 1915 में। आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1815 में। 20 नंबर कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कहाँ का चांसलर किया था। ऑप्शन नंबर ए यूरोप का, बी ऑस्ट्रिया का, सी जर्मनी का, डी फ्रांस का। बताइए। आंसर हमारा बी ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना। 21 नंबर कह रहा है कि प्रासा का चांसलर कौन था। ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी गैरिबाल्डी, सी मेटर्निक, डी मेजनी। बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिस्मार्क, ठीक है ना। प्रासा का बिस्मार्क, ऑस्ट्रिया के गैरी मेटर्निक। 22 नंबर कह रहा है कि संशोधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जिमरमैन, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मोहन। बताइए। संशोधन होते नहीं संशोधन बनते हैं, किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जिमरमैन, ठीक है ना। ये आपका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, देख लीजिए दोस्तों। अब आइए सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 नंबर का था और ये सब्जेक्टिव आपका है 4 नंबर का, ठीक।
4 नंबर का, सॉरी 27 नंबर का, ये पेज नंबर 4 है। कह रहा है पहला प्रश्न यह 2 नंबर का है, ठीक है ना। कह रहा है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर। देखो वियना कांग्रेस 1814-15 में यूरोप की बड़ी शक्तियों द्वारा बुलाई गई थी, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बुलाई गई थी, तो भाई साहब यूरोप में बुलाई गई थी। जो जो शक्तियाँ जीत गई थी ना, उसी को बुलाई, वही सब मिल के बुलाई थी एक मीटिंग। इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्धों को बाद में यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। कह रहा है देखो वियना कांग्रेस का यही मुख्य उद्देश्य था, यानी जो नेपोलियन के युद्ध करने से पहले, यानी इस जो भी हुआ था, नेपोलियन आया था, सुधार किया था, जिस क्षेत्र का बदलाव किया था, यानी जिस वंश को ख़त्म किया था, सबको फिर से पुनः लेकर आओ, यानी पुरानी व्यवस्था को दोबारा चालू करने के लिए वियना कांग्रेस हुआ था। अच्छा हुआ था तो किसने चालू किया था, तो जो देश जीत गए थे लड़ाई में ना, जो देश ताकतवर थे, वही देश चालू किए थे, ठीक है ना। देखिए इस वियना कांग्रेस में क्या मुख्य उद्देश्य था। पहले का तो यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में शक्ति संतुलन नहीं बनेगा तो भाई साहब फिर पुनः कोई दूसरा देश ताकतवर बन जाएगा, जैसे ताकि कोई भी देश जैसा फ्रांस दोबारा बहुत शक्तिशाली ना बन पाए। इसीलिए भाई साहब का था यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें कि नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म करना, ठीक है ना, यानी जिन राज्यों की सीमाएं बदली गई थी, जिन राज्यों की सीमाएं बदली गई थी उन्हें पुराने रूप में लाना। नेपोलियन युद्ध जीता था, युद्ध जीत कर नेपोलियन जिन भी सीमाओं को, क्षेत्र को बढ़ाया था, उसको पुनः घटा दिया गया, ठीक है ना। इसी के माध्यम से इस वियना कांग्रेस के माध्यम से। उसके बाद का तीसरा पॉइंट कि पुराने राजवंशों की पुनः स्थापना। देखिए यानी जिन राजाओं को हटाया गया था उन्हें फिर से सत्ता में लाया गया, ठीक है ना, यानी बुरु वंश का हटाया गया था तब बुरु वंश को लाया गया सत्ता में। फिर क्रांति और राष्ट्रवाद को रोकना ताकि राजशाही व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसलिए हुआ था। अगला पॉइंट यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना, भविष्य में बड़ी युद्ध ना हो, ये सब के लिए हुआ था। यूरोप में शांति स्थापना करना ताकि भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। यानी आप इतना लिख दीजिएगा ना दोस्त ना, ये देख लीजिए इतना, ये जो है इतना, पहले इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट इतना मार लिया, ठीक है। अब देखो आगे इतना मार लो स्क्रीनशॉट। अगर तुम इतना दोस्त लिख दोगे ना तो हम तुमको बता रहे हैं कोई टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा, सोच लो, कोई नहीं काटेगा। दूसरा प्रश्न देखो, जानते हो थोड़ा सा क्या है ना, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये हम लोगों के अंदर बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर भी नहीं है। हम 15 दिन बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सोच लीजिए। जो वो 12th क्लास वाला चैनल हुआ है रोहित यादव बॉक्सर, उस पर तो कभी मत करिए, सब्सक्राइबर मेरा घट रहा है क्योंकि हम वीडियो ही अपलोड नहीं कर रहे हैं। 15-20 दिन उसी पर हो गया, खाली सोच रहे कल करेंगे, बस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा लापरवाह हो गए हम पूरा लापरवाह हो गए हैं। अब इसी को सुधारना है। आप भी कंटिन्यू काम कीजिएगा, रोज़ करिएगा, ठीक है ना। रोज़ थोड़ा पढ़िएगा लेकिन ज़रूर पढ़िएगा, कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए, अदरवाइज़ फिर परेशानी होगा आपको, कंटिन्यूटी टूट गया तो, ठीक है ना। ये देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। देखो दूसरा प्रश्न, देखो संसाधन को क्या कह रहा है प्रश्न कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, ये ना कह रहा है। तो देखो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं तो करेक्ट, संसाधन वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित या मानव संबंधी वस्तुएं, गुण, साधन और सेवाएं हैं
जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास में उपयोगी हो तथा जिनका उपयोग तकनीक और ज्ञान के द्वारा किया जा सके। ये सब क्या है? संसाधन है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि संसाधन को तीसरा कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तीसरा प्रश्न देख लो, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देख लो, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। कह रहा है पॉइंट यहाँ से ऐसे लिखिएगा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ से 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहले का पॉइंट कि क्षेत्रों के संसाधनों के प्रकार, मात्रा, वितरण का ज्ञान। दूसरा, संसाधनों के संतुलन और उचित उपयोग में सहायता। तीसरा, दुरुपयोग और अधिक दोहन में रोकना। ठीक है ना, रोकने में सहायक। तीसरा, संसाधनों का संरक्षण विकास व प्रबंधन का आधार। चौथा, योजना निर्माण और आर्थिक विकास में उपयोगी। ये इतना लिख देना। चौथा प्रश्न कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर का है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए ना, इसको करना है ना। तो देखो, तुमको हम स्वामित्व के आधार पर करवाते हैं, रुक जाओ। देख लो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 स्वरूप। पहले का व्यक्तिगत संसाधन। देखो, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? जिन पर किसी व्यक्ति परिवार का निजी अधिकार होता है, जैसे खेत, मकान, कुआं, बगीचा, ये सब क्या है? तुम्हारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है ना। दूसरा भाई, सामुदायिक संसाधन। देखो, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? जिनका उपयोग पूरा समुदाय मिलकर करता है। जैसे में चरगाह क्या होता है? जैसे में चरगाह यानी तालाब, पंचायत भूमि इत्यादि, ये सब क्या है? सामुदायिक है। यानी पूरा समाज जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करे, ये सब क्या है? सामुदायिक है। चरगाह का मतलब ये चराने वाला फील्ड, किसी एक आदमी में तो है नहीं, पूरा समाज क्या है? कोई चरा सकता है। तीसरा, सामुदायिक संसाधन। देखो, यानी जिनका उपयोग पूरा समुदाय मिलकर करता है, जिसमें चरगाह, तालाब, पंचायत भूमि इत्यादि, ये सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिन पर सरकार यानी राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे में वन, खनिज, राजमार्ग यानी रोड, बांध, ये सब क्या है? नदी है, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी एक देश के अधिकार से बाहर होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं। जैसे महासागर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, ये सब क्या है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। देखो, 5 नंबर कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न 2 नंबर का है। देखो, यानी लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये है प्रश्न। छः नंबर का है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों क्यों नहीं कही जा सकती?
ठीक है ना। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ये प्रश्न 5 नंबर का है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए 5 नंबर का है। 6 नंबर दिखाते हैं आपको। 6 नंबर यहाँ पर है। यानी भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच का दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो ये देखो, यानी सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी ही आज़ादी नहीं थी। आठवां प्रश्न कह रहा है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत जो कहानी है ना, इसकी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए 20 के दांत कहानी की। यहाँ पर देखिए, यानी 20 के दांत कहानी नली मिलुचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल ही उचित है। ये कहानी समाज के दोहरेपन को उजागर करती है। ये कहानी अमीरों और गरीबों के बीच संघर्ष की कहानी है। अमीरों का दिखावा 20 के दांत के समान नहीं होता, जो गरीब के शोषण के कारण बनता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि गरीबों के प्रतीक खोखा मदन ने गरीबों के प्रतीक मदन ने खोखा के दांत तोड़कर गरीबों पर हुए अत्याचार का जिस तरह विरोध किया, वह इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करता है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर लिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करें। ये आपका टेस्ट पेपर ख़त्म, ठीक है ना। जब हम अगला टेस्ट पेपर लेंगे तो उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। नहीं, हमेशा टेस्ट पेपर जैसे हम ऑफलाइन क्लास में तैयारी करवाएंगे, वैसे ही हूबहू यूट्यूब पे तैयारी करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रोज़ क्लास करिएगा शाम के 6 बजे, ठीक है ना। चलिए, आपसे मिलते हैं हम अगला टेस्ट के दिन, चाहे अगला क्लास में। तब तक दोस्तों एंजॉय कीजिए। चलिए, ठीक है, रखते हैं।